हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी एमके जैन क्लासेस। और बेटा हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है चैप्टर एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन में एज यू ऑल नो पिछले लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारी थ्योरीज डिस्कस की थी कि एक्चुअल में एवोल्यूशन हुई कैसी। एवोल्यूशन को अभी छोड़िए कि लाइफ ओरिजिनेट हुई कैसे, कहाँ पे, अर्थ पे कैसे बनी थी अर्थ। हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स देख लिया कैसे हुआ होगा अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद हम लोगों ने कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, उसके लिए हमने बहुत सारी थ्योरी हम लोग कल से पढ़ रहे थे। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है ना, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया, कैटास्ट्रोफिज्म, ये वो सब हमने जो जो थ्योरीज थी, क्योंकि हमारे कोर्स में भी हैं और ये पता होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक और थ्योरी, दैट इज़ दी थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्योंकि इससे पहली देखो, इससे प्रीसीडिंग थ्योरी कौन सी थी? इससे प्रीसीडिंग थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। अच्छा, ये वाला जो है बेटा, ये इसका हेडिंग नहीं है, ठीक है, ये हेडिंग इसका नहीं है, तो प्लीज़ इस पे मत जाना कि ये थ्योरी केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ की नहीं है। तो हम पिछली जो थ्योरी पढ़ रहे थे दैट वाज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का मतलब क्या था? ओमनीस वाइवम एक्स वीवो, कि जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो भी लिविंग चीज़ें हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग चीज़ों से ही निकली है, उन्हीं से बनी है। दिस वॉज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और किसने इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे? और जो पिछली ए बायोजेनेसिस की थ्योरी का एक तरह से ये ऑब्जेक्शन था। ए बायोजेनेसिस वालों ने क्या कहा था कि जो भी लिविंग थिंग्स आई है या जो भी लाइफ आई है वो कहाँ से आई है? लाइफ कहाँ से आई है? फ्रॉम दी नॉन बायोलॉजिकल थिंग्स, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स से आई है। मड से आ गई, नाइल रिवर की मड का कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था, रोटन मीट से आ गई, इस तरह की नॉन लिविंग चीज़ों से लाइफ ओरिजिनेट हुई है। किसने कहा था ये? इन लोगों ने कहा था। सॉरी कहाँ पे गए वो? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस स्पेशल क्रिएशन किन्होंने कहा था? एरिस्टोटल, वॉन हेलमंट और कौन थे? आर्मेंड्रिया। स्पेलिंग ठीक लिखी है मैंने? हाँ, आर्मेंड्रिया। तो इन लोगों की थ्योरी को गलत साबित किया था किसने? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ने। और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बाद बेटा एक और थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। अब जो आज थ्योरी आ रही है वो है थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ये थ्योरी क्या थी? मोस्टली सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी थी रिगार्डिंग दी एवोल्यूशन ऑफ लाइफ या रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। एंड दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्डेड बाय ऑपरिन एंड हेल्डेन। बेटा दो फेलोज थे, ऑपरिन और हेल्डेन। उन्होंने इस थ्योरी को के बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि भैया बायोजेनेसिस एकदम से बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि ये देखो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वालों ने क्या कहा था? कौन कौन थे वहाँ पे? लुइस पास्चर थे, स्प्लेंजनी थे और रेडी थे। इन्होंने क्या करा? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस मीन्स ओमनीज वाइवम एक्स वीवो, कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग चीज़ें हैं वो कहाँ से आई हैं? नॉन लिविंग चीज़ों से नहीं आई हैं, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग मैटर से ही आई हैं। तो इन्होंने कहा कि डायरेक्टली हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें, ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब लाइफ से ही लाइफ बन रही है, ये आज के टाइम में ट्रू है। लेकिन पहली जो सबसे पहली लाइफ अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुई भाई, वो कहाँ से आई? उसका बेसिस क्या था? ये फिर बोल रहे थे कुछ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी, उसी से लाइफ आई। भाई मैं वही तो पूछ रहा हूँ, पहले अंडा आया कि मुर्गी आई? समझ रहे हो ना मुद्दा? तो ऑपरेन एंड हेल्डेन ने क्या कहा? उन्होंने भी बेटा एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा क्या? ए बायोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट इनका स्टेटमेंट है। ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बायोजेनेसिस ever since. This was the statement made by the O'Brien and Hendon. इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हो कि सबसे पहली जो लाइफ ओरिजिनेट हुई, जैसे हमारे पास एक गुत्थी होती है ना, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, कि जो हम कह रहे हैं कि लिविंग चीज़ें लिविंग चीज़ों से ही बन रही हैं भाई, लेकिन जिन लिविंग चीज़ों से बन रही हैं लिविंग चीज़ें, वो पहली लिविंग चीज़ कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा लिविंग से लिविंग कुछ नहीं आया। इनकी थ्योरी का सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या था कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से
सॉरी, कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे बेटा प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर। वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में उन्होंने केमिकल रिएक्शंस की या वो आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने बनाए कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने आपस में इंटरेक्ट किया टू फॉर्म दी लाइफ। यहां से हमारे पास पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई। तो क्या ये इनका सेंटेंस जस्टिफाई हो रहा है? ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, कि जो पहली लाइफ आई है वो कहां से आई है? नॉन लिविंग मटेरियल से ही आई है, बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। लेकिन उसके बाद एक बार लाइफ आ गई अर्थ के ऊपर, लिविंग चीज़ें आ गई, उसके बाद फिर उन्हीं से आगे एवोल्यूशन होती रही और डिफरेंट लाइफ फॉर्म बनती रही। ये मतलब है इनकी स्टेटमेंट का। तो समझ में आ गया थ्योरी ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या बोलना चाह रही है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो सबसे पहली लाइफ आई थी वो तो ए बायोजेनेसिस से ही आई थी। तो ए बायोजेनेटिकली कैसे आई थी? ऐसे आई थी कि प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट थे, वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है आपस में रिएक्ट किए, उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंटरेक्शन से अल्टीमेटली कुछ प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स जो हैं ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गई अर्थ पे। तो ये 3 स्टेप का जो ये लाइन है या जो हमने ये सेंटेंस लिखा है, अब इसको मैं धीरे धीरे जस्टिफाई करती हूँ आपको वन बाय वन कि क्या हुआ होगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई होगी। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ बेटा 2 तरीके से हुई थी, 2 स्टेप्स में हम इसको बेसिकली पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग लिखी है? स्टेप्स इन दी ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो स्टेप इन दी ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रही हूँ ए, दैट इज नोन एज दी केमिकल एवोल्यूशन। ये जो इन्होंने बात कही है ना कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना, ऑर्गेनिक से फिर लाइफ बनी, कैसे हुआ होगा, तो उसके हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं। और वो स्टेप में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है केमिकल एवोल्यूशन। अब केमिकल एवोल्यूशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आप सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी प्रिमिटिव अर्थ की। कैसा एटमॉस्फेयर था हमारी प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर? एटमॉस्फेयर ऑन दी प्रिमिटिव अर्थ, और इसको हम और क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज दी प्राइमरी एटमॉस्फेयर। कैसा एटमॉस्फेयर था बताओ? जो बिल्कुल नए नए, अभी क्या हुआ कि कॉस्मिक क्लाउड में थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, उससे छोटे छोटे नेबुले बने, नेबुले का जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आए, तो धीरे धीरे गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम बने, सोलर सिस्टम में प्लैनेट बना, तो एक प्लैनेट हमारा अर्थ भी बना। अर्थ कैसे बनी पता है ना? अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्या? कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट के अंदर क्या होता है, कैसे बनी होगी अर्थ? अर्थ की क्या क्या लेयर्स होती हैं, यहीं पे बना लें क्या साइड में? अर्थ की क्या क्या लेयर होती हैं? देखो बेटा, सबसे बाहर अर्थ के पास क्या होता है? सबसे बाहर अर्थ के पास होती है क्रस्ट। बहुत छोटी क्लास से पढ़ना स्टार्ट हो गई थी, आई थिंक 6th 7th 8th से ये चीज़, क्रस्ट। एंड क्रस्ट इज रिच इन एल्यूमिनियम। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा? मेंटल। मेंटल किस चीज़ में रिच होती है? इट इज़ रिच इन मैग्नीशियम। और सबसे अंदर क्या होता है जहाँ पे मोल्टन लावा, टेम्परेचर वेरी हाई, वो वाली कौन सी होती है? दैट इज़ नोन एज द कोर। और कोर में क्या होता है? निकल एंड आयरन सबसे ज़्यादा होता है। इनमें और भी होते हैं ना, सिलिकन वगैरह होते हैं, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकन हो गया, तो वो चीज़ें आप और ऐड कर सकते हो। मैंने जो सबसे ज़्यादा है वही लिखा, जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम और सिलिकन बहुत ज़्यादा होता है, साथ में आप सिलिकन ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी क्या बनी? अर्थ। तो अर्थ की अलग अलग से जैसे जैसे गैलेक्सीज बनी, उनमें सोलर सिस्टम बने, सोलर सिस्टम में प्लैनेट बने। अब प्लैनेट जब बने थे, क्योंकि वो एक गैस के गोले के एक्सप्लोजन से बने थे, टेम्परेचर वॉज वेरी हाई, तो धीरे धीरे टेम्परेचर जब कम होता चला गया, तो अलग अलग लेयर्स जो हैं अर्थ की बननी शुरू हो गई। तो जो सबसे पहले, जो अभी भी इंटीरियर इज वेरी हॉट, क्या है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पड़ा हुआ है? मोल्टन लावा। उसके बाहर वाली थोड़ी उससे गर्म, जिसको हमने कहा मेंटल, और सबसे बाहर वाली सबसे कम गर्म, जिसको हम कहेंगे ठंडी, ऑलमोस्ट ठंडी हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रस्ट। और इसके आसपास क्या प्रेजेंट है? इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है बेटा? एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारी गैसेस।
ये है एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? देयर आर प्रेजेंट गैसेस। कहाँ से आएंगी गैसेस? ये जो बिल्कुल अभी अर्थ अभी बन रही है, इसकी अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन हो रही है लेयर्स की। तो इस वक्त हो क्या रहा है? यहाँ अर्थ के पास क्या है बेटा? यहाँ पे क्योंकि हमने गैसेस लिखा है ना, यहाँ पे क्या हो रहे हैं? रेगुलर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। जो अर्ली अर्थ थी उसके अंदर क्या हो रहे थे? बार बार सिर्फ वोल्केनिक इरप्शंस। और वोल्केनिक इरप्शंस बेटा जब होते हैं तो हमें पता है बहुत सारी गैसेस भी वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो अभी इतना बेस आपके लिए हो गया। अब हम पहले लिख लेते हैं प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर कंडीशंस कैसी थी उस वक्त। क्या क्या कंडीशंस थी बेटा प्रिमिटिव अर्थ पे? नंबर 1 क्या था? सारा का सारा जो इन्वायरमेंट था दैट वाज रिड्यूसिंग। वो लिखने से अच्छा मैं क्या लिख दूंगी कि देयर वाज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। ऑक्सीजन नहीं थी तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग। तो सारा का सारा इन्वायरमेंट कैसा था? इन्वायरमेंट वाज रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। और क्या प्रेजेंट था बेटा? टेम्परेचर वाज रियली वेरी हाई, बहुत हाई। इतना हाई किस वजह से? वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, लावा फूटता चला जा रहा है, टेम्परेचर विल रिमेन वेरी हाई। अब जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो बेटा वहाँ से क्या क्या निकलती हैं? बहुत सारी गैसेस। तो वो गैसेस कौन कौन सी थी यहाँ पे? हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन थी, उसके अलावा बेटा गैसेस थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन मोनोऑक्साइड थी। ये सारी कहाँ से निकल रही हैं? वॉल्केनिक इरप्शंस से। और उसके बाद क्या था? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या होगा इस लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम से? लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अच्छा एक चीज़ लिख लीजिए, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे बेटा? वाटर वेपर्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। कहाँ से निकले? वोल्केनिक इरप्शन से। लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई था तो वाटर वेपर मतलब जो पानी है लिक्विड फॉर्म में नहीं रहा, वेपर की फॉर्म में ही इवेपोरेट होता रहा। तो बेटा ये कंडीशंस थी अर्ली अर्थ पे। लेकिन लाइफ के स्टार्ट होने के लिए ये कंडीशंस बन गई एप्रोप्रिएट। और कौन सी दो कंडीशन सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट थी? एक तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, दूसरा वेरी हाई टेम्परेचर, और तीसरी चीज़ है ये जो कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट थे ना, ये प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज सब्सटेंसेस। और लॉन्ग टाइम तो था ही, है ना। कितने बिलियंस ईयर एगो की बात हम लोग करें, जितना मर्जी टाइम लो, क्या जल्दी थी? अभी तो लाइफ ही नहीं बन रही है, अभी तो लाइफ बनानी है, बना लो धीरे धीरे। तो ये सारी की सारी कंडीशंस देखने में तो लग रही हैं बड़ी हार्श थी, लेकिन इन्होंने बड़ा कमाल दिखाया। दोज वर दी एप्रोप्रिएट कंडीशन। हुआ क्या देखो, जब अगर हम अपनी अर्ली अर्थ की बात करें बेटा, अर्थ के ऊपर क्या था? यहाँ पे क्या हो रही हैं? वोल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर। फिर क्या हो रहे हैं? लावा पड़ा हुआ है यहाँ पे, किसकी वजह से? वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से। और क्या हो रहा है? अब क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट नहीं है? ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है ना। ऑक्सीजन एब्सेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं है मतलब किसी भी तरह की कोई मॉलिक्यूलर यहाँ पे O माइनस लिखने से ना आपको पता नहीं चलेगा, तो मैं इसको लिख देती हूँ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एब्सेंट। अगर ऑक्सीजन ही नहीं बनी है तो ओजोन कहाँ से बनेगी? ओजोन भी एब्सेंट है। अब ओजोन एब्सेंट होने से क्या हो गया बेटा? सन तो था ही, सोलर सिस्टम बन चुका है। सन से बेटा जो भी रेडिएशंस आ रही हैं वो रेडिएशंस डायरेक्टली कहाँ गिर रही थी? अर्थ के ऊपर। और ये जो रेडिएशंस थी, दीज रेडिएशंस वर यूवी एंड आईआर रिच। ये सारी की सारी क्या है? यूवी प्लस आईआर रेडिएशंस। कहाँ से आ रही हैं? फ्रॉम सन। उसके अलावा क्या और क्या एनर्जी का सोर्स? यहाँ पे बार बार क्या होते रहते थे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस। इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस का मतलब समझ रहे हो? थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग, है ना। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस की जगह आप क्या लिख लेंगे? थंडरस्टॉर्म्स एंड लाइटनिंग। जोर जोर से बिजली कड़कती रहती थी, सब कुछ होता रहता था। अब ये जो यूवी है, आईआर है, ये जो लाइटनिंग है, ये सारे के सारे क्या बने एक तरह से मिलके? इन सारों ने क्या एक्ट किया? एज एनर्जी सोर्स।
और वो जब इतनी सारी एनर्जी अर्थ के ऊपर जा रही है तो भाई वो एनर्जी कुछ तो करेगी। अब उस एनर्जी ने क्या किया, सबसे पहले तो जब ये यूवी IR रेडिएशंस इन वाटर वेपर के ऊपर गिरती थी ना बेटा, क्या प्रेजेंट थे, वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर को वो क्या कर देती थी, वाटर वेपर को तोड़ देती थी। अब जब भी, और यहाँ पे गैसेस, पहले गैसेस के बारे में भी लिख लेते हैं। गैसेस कौन कौन सी प्रेजेंट थी यहाँ अर्ली एटमॉस्फेयर में, हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के मिलने से अमोनिया भी बन गई, और उसके बाद टाइम के साथ साथ धीरे 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 पहला कंप्लीट हाइड्रोकार्बन भी बन गया, जिसको बोलते हैं मीथेन गैस। वो भी पिक्चर में आने लगी धीरे 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 धीरे। तो अर्ली अर्थ के ऊपर कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, अमोनिया प्रेजेंट थी, और मीथेन प्रेजेंट थी। और पता है किस रेशो में प्रेजेंट थी, मीथेन टू अमोनिया टू हाइड्रोजन, 2:1:2 के रेशो में ये गैसेस प्रेजेंट थी इन आर एटमॉस्फेयर। तो इतना सब कुछ हो रहा है। अब इन वाटर वेपर्स के ऊपर बेटा जब गिरती थी एनर्जी, ये देखो ये है हमारे वाटर वेपर, और एनर्जी के सोर्स इतने सारे, यूवी रेडिएशंस भी हैं, सन की एनर्जी गिर रही है। वाटर कहाँ है, एटमॉस्फेयर में, वो वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स। तो ये किस में ब्रेक हो जाता था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन क्या है, गैस, इट विल एस्केप इनटू द इन्वायरमेंट। और ये क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन है, अभी तो मैम आपने लिखा रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, ये तो ऑक्सीजन आने लग गई, पर ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं थी। ये ऑक्सीजन साथ के साथ क्या करना शुरू हो गई, धीरे धीरे इस ऑक्सीजन ने क्या बनाना शुरू कर दिया बेटा, ओजोन बनानी शुरू कर दी, इसने ऑक्साइड्स बनाने शुरू कर दिए, इसने एल्कोहल्स बनाने शुरू कर दिए, इसने कीटोन्स बनाने शुरू कर दिए, इसकी वजह से एल्डिहाइड्स बनने शुरू हो गए। आप कहोगे मैम सिर्फ ऑक्सीजन, C और H भी तो चाहिए। ये देखो मीथेन आ चुकी है पिक्चर में, C और H, ये मीथेन आ चुकी है पिक्चर में, अमोनिया बन चुका है, हाइड्रोजन बन चुका है हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो वोल्केनिक इरप्शन से ही निकल रही थी। तो अर्ली अर्थ के ऊपर बेटा ये कंडीशंस थी। तो हुआ क्या फिर धीरे धीरे, अब जैसे जैसे ये जो इतनी सारी सन की एनर्जी, लाइटनिंग की एनर्जी जब अर्थ के ऊपर जा रही थी, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो पानी था, पानी क्या बनता जा रहा था, वेपर बनते जा रहे थे पानी के, है ना। तो ये दोबारा बना लेते हैं हम अपनी अर्थ। अब देखो लाइफ कैसे ओरिजिनेट होनी स्टार्ट हुई, देखो वो प्रिमिटिव कंडीशंस बनाई है हमने अर्थ की। हुआ क्या, यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ, जितना भी पानी था, पानी कैसे प्रेजेंट था, पानी प्रेजेंट था बेटा इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये वाटर वेपर धीरे धीरे ऊपर उड़े, धीरे धीरे क्यों, बहुत जितने भी वाटर, कितने वाटर वेपर बन रहे हैं, एनर्जी एनर्जी है हमारे पास, मोल्टन लावा है उनसे निकल रहे हैं, तो वेपर, पानी नीचे सतह पे लिक्विड फॉर्म में तो रह ही नहीं सकता, इतना हाई टेम्परेचर था। कितना टेम्परेचर था, दैट टेम्परेचर वी शुड नो, ये टेम्परेचर कितना था, अप्रोक्सीमेटली 600 to 800 डिग्री सेल्सियस। कौन सी अर्थ के ऊपर, वेरी हाई टेम्परेचर लिखा है ना, कितना है ये, 600 to 800 डिग्री सेल्सियस। प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर इतना टेम्परेचर था, तो पानी तो लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं सकता। तो जब ये वेपोराइज हुआ तो इसने ऊपर जाके क्या बना दिए बेटा, क्लाउड्स। अब एक चीज़ देखो, अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर वॉज रियली हाई, यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर वॉज हाई, और जैसे जैसे वाटर वेपर हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेट हुआ, पानी ऊपर चला गया, ऊपर जाके क्लाउड बनाए। लेकिन अर्थ की सतह के, अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में अगर आप एटमॉस्फेयर में जाओगे तो टेम्परेचर विल बी कंपैरेटिवली लोअर। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर वॉज कंपैरेटिवली, क्या लिखूंगी, लो, ऐसे लो नहीं जी बर्फ जम गई, तो हम इसको क्या करेक्ट करके लिखेंगे, टेम्परेचर वॉज कंपैरेटिवली लो। और उस कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर की वजह से क्या हुआ, ये जो क्लाउड्स थे इनकी कंडेंसेशन शुरू हो गई। कंडेंसेशन आपको पता नहीं, इवेपोरेशन हाई टेम्परेचर पे होती है, वही टेम्परेचर अगर कम कर दे तो वही पानी जो भाप बन के अभी जिसने बादल बनाए हैं वही बादल फिर बरस पड़ेंगे। तो यहाँ से क्या शुरू हो गई बेटा, यहाँ से शुरू हो गई कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का मतलब क्या है, पानी बादलों से ज़मीन पे आने लगा, और इसको आप क्या कहोगे, रेनफॉल। अर्थ पे पहली बार रेनफॉल स्टार्ट हो गया। और ये रेन कब चली, ये जो रेनफॉल था इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज दी टोरेंशियल रेन्स। टोरेंशियल रेन्स क्या होते हैं, बहुत मूसलाधार बारिश, और जो बहुत हजार सालों तक चलती रही, फॉर सेवरल ईयर्स,
बहुत हैवी रेन्स थी और फॉर सेवरल ईयर्स ये रेनफॉल जो है कॉन्टीन्यूसली होता रहा। क्यों? जितना गिर रहा था पानी उतना ही हाई टेम्परेचर की वजह से फिर इवेपोरेट हो रहा है, फिर क्लाउड बन रहे हैं, फिर ऊपर जाके टेम्परेचर कम था वो फिर बरस गए, फिर इवेपोरेट हो गए, फिर कंडेंस हो गए, फिर इवेपोरेट हो गए, फिर कंडेंस हो गए। तो ये प्रोसेस चलती रही। लेकिन ईच टाइम क्या फ़ायदा हो रहा था अर्थ से इसको? जितनी बार पानी नीचे गिरा उसने अर्थ का टेम्परेचर पिछली बार से थोड़ा और कम कर दिया, पर हाई था, फिर इवेपोरेशन हो गई, फिर वो नीचे बरसा, अगली बार जब बरसा फिर थोड़ा और कम कर दिया, फिर कम कर दिया। तो सेवरल ईयर्स तक ये जो बारिश होती रही ना बेटा, इसकी वजह से क्या हो गया, एक तो टेम्परेचर लोअर्स डाउन, धीरे धीरे जो अर्थ का टेम्परेचर था वो कंट्रोल में आने लगा। और दूसरा पता है क्या काम हुआ, यहाँ पे क्या हो रहे थे अर्थ के अंदर, तो क्या हो रहे थे, ओनली वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनिक इरप्शंस आपको पता है कैसे होते हैं, ये देखो इस तरह के वॉल्केनोज बन रहे थे। इन वॉल्केनोज अगर ये अब धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा था तो ये वॉल्केनिक इरप्शंस भी रुक रहे थे, लेकिन जहाँ पे वॉल्केनोज बने थे उनके ये इस तरह के ये पहाड़, इस तरह के इरेगुलर स्ट्रक्चर्स तो अर्थ के ऊपर पड़े थे ना, जिनकी वजह से अर्थ में और क्या प्रेजेंट थे, गड्ढे भी प्रेजेंट थे उस वक्त अर्थ में। तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शंस थे इन्होंने एक तरह से माउंटेन्स की पहाड़ियों जैसे लग रहे थे। तो जब इनके ऊपर रेन गिरती थी, ये रेन देखो इनके ऊपर जब गिर रही है तो ये कैसे थे, स्लैंटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो पानी जब बारिश का इनके ऊपर से बह के ऐसे ऐसे पानी ऊपर से जब इनसे बह के आया, और अर्थ के अंदर क्या प्रेजेंट थे, नीचे बड़े बड़े गड्ढे पिट्स, वो पानी आके कहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, अर्थ के जहाँ जहाँ पे गड्ढे पड़े हुए थे वहाँ वहाँ पे वो पानी भरना शुरू हो गया बारिश का। समझ आ रहा है ना, स्टोरी तो सुना रही हूँ, सुनते चलो। तो अब ये जो पानी भरा है, क्या ये सिर्फ पानी है, क्योंकि ये वॉल्केनिक इरप्शन, ये जो वॉल्केनोस थे उनकी बॉडी से टच होता हुआ आ रहा है, तो इसके अंदर क्या आते रहे, इन वॉल्केनिक इरप्शन से कितने सारे इनके अंदर न्यूट्रिएंट मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो एलिमेंट भी तो लीच होके वाटर के साथ साथ नीचे आते रहे और यहाँ पे आके भर गया। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे इस वक्त पानी प्रेजेंट है, और पानी में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। कहाँ से आ गए ये एलिमेंट, भाई ये पानी कहाँ गिर रहा है, अर्थ के ऊपर हर जगह वॉल्केनोज थे, वॉल्केनो के ऊपर भी तो पानी गिरा ना, तो उनकी बॉडी से जो टच हो के पानी आता रहा और बह के गड्ढों में जमा होता रहा, इधर उधर। तो अभी जब ये वॉल्केनो से टकरा के ये पानी आ रहा था, वॉल्केनोज में तो भाई यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे पानी के साथ बह के आ गए, और जहाँ जहाँ गड्ढे थे वहाँ पे ये पानी और मिनरल्स आके इकट्ठा हो गए। और यहाँ से ये जो वाटर और मिनरल इकट्ठा हुआ है जहाँ पे भी है ना, जितने भी वाटर और मिनरल्स इकट्ठे हुए इन जगहों को आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं, ये हमारे आज के टाइम के ओशंस हैं। तभी तो हम कहते हैं ओशंस के अंदर जो मिनरल कंटेंट होता है बहुत हाई होता है। किस वजह से होता है, ये पुराने टाइम में वॉल्केनोज में से इतनी इरप्शन हुई, इतने मिनरल्स निकले, वो सब पानी के साथ बह के इन ओशंस के अंदर सेटल डाउन हो गए। ठीक है, ओशंस बन गए, और क्योंकि टेम्परेचर अभी भी हाई था, उतना ज़्यादा लो नहीं था, तो इसीलिए इन वाटर बॉडीज़ को, हम इनको ओशंस बोल रहे हैं लेकिन इन वाटर बॉडीज़ को उस वक्त क्या बोला गया, इनको बोला गया हॉट डाइल्यूट सूप। तो ये क्या बनी है, इनको अभी मैं एकदम ओशंस नहीं लिखती, इनको मैं लिख देती हूँ वाटर बॉडीज़। और इन वाटर बॉडी से आज के टाइम में ये वाटर बॉडी क्या है, हम इनको जानते हैं ओशंस के नाम से, लेकिन उस वक्त इन वाटर बॉडीज़ को बेटा हेल्डेन, ओपरेन के साथ एक बंदा है ना हेल्डेन, ये देखो जिन्होंने थ्योरी दी, किन्होंने दी ये थ्योरी ऑफ केमिकल, ओपरेन एंड हेल्डेन। ये जो हेल्डेन है ना इनके फेलो, तो हेल्डेन ने इन वाटर बॉडीज़ को क्या बोला, हेल्डेन ने इनको कहा हॉट डाइल्यूट सूप्स। और इनको एक और नेम दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, वार्म लिटिल पॉन्ड्स, और इनको बोला गया वार्म लिटिल पॉन्ड्स। और यहाँ पे ये वो पानी था जहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइफ ओरिजिनेट होगी। अब तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, और धीरे धीरे टेम्परेचर भी क्या आता जा रहा है, लोअर आता चला जा रहा है। तो यहाँ तक की पहले बताओ स्टोरी कुछ समझ में आई, कि पुरानी अर्थ थी उसके ऊपर एनर्जी के सोर्स बहुत थे, लाइटनिंग आ रही है, इतने सारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रहा है स्काई से, उसके अलावा यूवी रेडिएशन है, आईआर रेडिएशन है, रोकने के लिए ओजोन है ही नहीं क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट।
थी ही नहीं, उसकी वजह से ओजोन भी नहीं थी। कंडीशन क्या है, बहुत हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर है, ऑक्सीजन है नहीं, तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, और एनर्जी के सोर्स ज़बरदस्त लगे हुए हैं, और वोल्केनिक एरप्शन से कुछ हमारे पास गैसेस और मिनरल्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो ये सभी चीज़ें क्या बनी, ये कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशंस बनी। सबसे पहले तो इसकी वजह से हुआ क्या, रेन्स आने लगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी वाटर वेपर थे वो ऊपर ही उड़ेंगे, ऊपर उड़े, वहाँ जाके क्लाउड बने, क्लाउड फिर ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर सरफेस के कंपैरिजन में थोड़ा लो होता है, तो वहाँ से वो बारिश की फॉर्म में नीचे बरसे, और जब बरसे तो वोल्केनोस से टच होके बरसे, तो वो वोल्केनोस में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट थे उनको भी अपने साथ लीच करके ले आए, और अर्थ के अंदर जो बड़े बड़े गड्ढे प्रेजेंट थे उनके अंदर भर गए वो। तो वो क्या बन गए, ब्रोथ बन गए, एक तरह के ब्रोथ, या वॉर्म लिटल पॉन्ड्स उनको बोला है हेल्डेन ने, उनको हॉट डाइल्यूट सूप्स भी बोला है, तो वो एक ब्रोथ की तरह बन गए जहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट होगी अभी आगे आके। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये बारिशें हुई इतनी सारी, इनको क्या बोलेंगे, टोरेंशियल रेन्स, इनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर कम होता चला गया। दूसरा क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर थे ना बेटा, जब इन वाटर वेपर के ऊपर यूवी रेडिएशंस गिरती थी तो उससे क्या हो जाता था, यूवी रेडिएशंस की वजह से पानी ब्रेक डाउन हो जाता था, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन तो गैस थी, एस्केप कर गई टू द इन्वायरमेंट, और ऑक्सीजन से ओजोन बननी शुरू हो गई। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आई, लेकिन दैट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज नॉट सफिशिएंट, वो सिर्फ ऑक्साइड्स ही बना रही थी। जितनी भी ऑक्सीजन रिलीज हुई ये फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, कुछ ने ओजोन बना दिए, कुछ ने ऑक्साइड्स बनाने शुरू कर दिए, कुछ ने एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल्स, इस तरह के छोटे 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 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे पास बनने शुरू हो गए। कहाँ पे बन रहे हैं सारे के सारे, ये इस ब्रोथ के अंदर, इस पानी के अंदर। और इसके लिए कि क्या ये सच में ऐसा हुआ है, हुआ है भाई, ऐसा हुआ है। और जो ये जो वाटर बॉडीज़ के अंदर ही जितने ये सभी चीज़ें बनने शुरू हो गई ना, तो ये क्या थे, दीज वर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ। इन्होंने आगे जा जाके ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे कहाँ प्रेजेंट है, वाटर बॉडीज़ के अंदर। यहाँ पे वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या हुई, यहाँ पे हुई बेटा फर्दर केमिकल रिएक्शंस, और इन केमिकल रिएक्शन से क्या बने, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हो गए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या चाहिए, कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। कार्बन ऑलरेडी है मीथेन के अंदर, हाइड्रोजन ऑलरेडी है, ऑक्सीजन भी, ये देखो ऑक्साइड्स की फॉर्म में, ये वाटर वेपर कुछ टूटने से ऑक्सीजन भी बन रही थी, वो ऑक्साइड्स बनाने के लिए ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। जो जो चीज़ें चाहिए वो इन्वायरमेंट में उस वक्त थी, तो ये कंबाइन करने शुरू हो गए, इन्होंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाने शुरू कर दिए। तो ये स्टोरी नहीं है। अब यहाँ तक जब ऐसा हुआ ना, तो दो फेलोज थे जिनका नेम था बेटा स्टैनले मिलर, और एक थे यूरे। तो दो पर्सन थे जिनको हम बोलते हैं स्टैनले, अरे अरे सॉरी, मिलर, कहीं और ही पहुंच गई थी मैं, तो इसको हम बोलते हैं मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। उस वक्त ना दो फेलोज थे, उन्होंने ओपरेन और हेल्डेन ने जो थ्योरी दी ना उसको पढ़ा कि अच्छा ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, क्या ऐसे हुआ होगा सच में, चलो इसको चेक करते हैं। तो चेक करते हैं, उसके लिए उन्होंने क्या किया, चेकिंग के लिए उन्होंने परफॉर्म किया बेटा एक सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। क्या परफॉर्म किया उन्होंने, कि ये जो ओपरेन और हेल्डेन बोल रहे हैं क्या ये सच में ट्रू है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके देखते हैं। तो कैसे उन्होंने प्रूव किया इसको, बाय मीन्स ऑफ अ सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। सिमुलेशन समझते हो ना, किसी भी चीज़ के लिए एक्चुअल कंडीशंस पैदा करके वहाँ पे देखना कि क्या ऐसा हुआ है या ऐसा हुआ होगा। जैसे वो नहीं सिखाते ये एयरफोर्स के अंदर जब ट्रेनिंग देते हैं, डायरेक्टली थोड़ी सी उसको फ्लाइट पे बिठाया और उड़ा दिया और थोड़ी देर बाद क्रैश होके वो नीचे, नहीं, पहले उनको सिमुलेशंस कराई जाती हैं। सिमुलेशन में क्या, बिल्कुल ऐसे उनको वो 3D या 5D जो भी वो एक कैमरा और स्क्रीन और सारे उनके पास ऑपरेटर्स दिए होते हैं, उस पर बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि अब ये प्लेन है, हम इसको टेक ऑफ कर रहे हैं, अब ये उड़ेगा, हमें इसको कैसे हैंडल करना है। सिमुलेशन यू ऑल नो क्या होता है, एक्चुअल कंडीशंस जैसी हाइपोथेटिकल कंडीशंस पैदा कर देना जिसमें लगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, सिमुलेशन। तो इन्होंने भी क्या किया कि उस प्रिमिटिव टाइप में ओपरेन और हेल्डेन ने जो चीज़ बोली ना कि ये इन्वायरमेंट था, ऐसा था, ये गैसेस प्रेजेंट थी, इतनी एनर्जी प्रेजेंट थी, और उससे जो है कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन गए। तो इन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, कोई नहीं, हम वही कंडीशन जो जो आपने मेंशन करी है हम एक्सपेरिमेंटली जो है वो कंडीशंस क्रिएट कर देते हैं लैब में। कैसे, उन्होंने ये एक अपरेटस बनाया जिसको हम बोलते हैं स्पार्क एंड डिस्चार्ज अपरेटस। क्या नेम है इसका, स्पार्क एंड
डिस्चार्ज अपरेटस, स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस भी बोल देते हैं, या डिस्चार्ज स्पार्क, जो मर्जी नेम लिख लो, आपको बात समझ में आई गई। तो देखो पुराने टाइम के अर्थ पे क्या प्रेजेंट थे, पानी नहीं प्रेजेंट था, लेकिन पानी वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था, वहाँ पे पानी वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट था। तो इन्होंने क्या किया, ये एक सेटअप उन्होंने बनाया। इस सेटअप के अंदर यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है बॉइलिंग वाटर। सबसे पहले तो इन्होंने देखो यहाँ पे वैक्यूम पंप, ये जितना भी अपरेटस है ना, पहले तो इसको वैक्यूम पंप से बिल्कुल इवैक्यूएशन कर ली, पूरा क्लीन कर लिया, किसी तरह का कोई कंटेमिनेंट, कोई गैस, कुछ भी यहाँ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो वैक्यूम पंप से सारा कुछ इवैक्यूएट कर लिया इस पूरे अपरेटस को। करने के बाद वैक्यूम पंप को बिल्कुल बंद कर दिया कि बाहर से कोई एयर, कोई पार्टिकल, कुछ भी इसके अंदर नहीं जा सके। बिल्कुल खाली है, अब ये इतना एब्सोल्यूट खाली है ये पूरा अपरेटस कि इसके अंदर एयर भी नहीं है, ठीक है। तो अब उन्होंने पहली बार यहाँ पे डाला पानी, और उस पानी को किया इन्होंने बॉयल। तो बॉयल जब हुआ पानी, तो यहाँ से क्या उठने शुरू हुए, वाटर वेपर। वो वाटर वेपर चले गए यहाँ पे, और ये वाला जो डिस्चार्ज कंडेंसर या एक डिस्चार्ज फ्लास्क इसको बोलते हैं, ये इन्होंने लिया है ना, ये क्या सिमुलेट कर रहा है, इसको इन्होंने सिमुलेट किया कि ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर क्या प्रेजेंट था, पहली बात वाटर वेपर, तो वाटर वेपर अर्थ पे पहुंचा दिए गए, ठीक है। दूसरी चीज़ वहाँ पे क्या प्रेजेंट थी बेटा, बहुत सारी एनर्जी। कितनी एनर्जी कि उससे 600 to 800 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर वहाँ मेंटेन्ड था। तो बेटा इन्होंने क्या किया, इस स्पार्क डिस्चार्ज कंडेंसर के अंदर क्या लगाए, 2 हाई इलेक्ट्रोड लगा दिए, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड। और इन्होंने यहाँ पे जब इसमें स्पार्क क्रिएट किया, तो इनसे कितना टेम्परेचर मेंटेन हो जाता था, 600 to 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर इन्होंने इलेक्ट्रोड से जनरेट कर दिया। इलेक्ट्रोड्स में स्पार्क होता था, देखो स्पार्क डिस्चार्ज से वो टेम्परेचर जनरेट हो गया। चलो दूसरी चीज़, टेम्परेचर भी आ गया। ऑक्सीजन हमने दी ही नहीं, तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है। और चौथी चीज़ क्या प्रेजेंट थी, गैसेस। तो गैसेस उस वक्त कौन कौन सी प्रेजेंट थी, देखो बेटा गैसेस प्रेजेंट थी, हमने भी लिखी थी, अमोनिया प्रेजेंट थी, मीथेन प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी इन दी रेशो ऑफ 2:1:2 में। तो वही हमने डाल दी, मीथेन डाल दी, अमोनिया डाल दिया, और वाटर वेपर तो थे ही, और हाइड्रोजन डाल दी। तो वाटर वेपर तो यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, इन दी, और ये सारी गैसेज है। तो वाटर का तो मतलब समझ गए, वाटर वेपर। तो ये मीथेन कितनी थी, 2, ये 1 और ये 2, तो तीनों गैसेज 2:1:2 की रेशो में। जो ऑपरेन एन हेल्डेन ने कहा कि उस वक्त इस रेशो में गैसेज भी प्रेजेंट थी, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी। सारा अपरेटस रेडी कर दिया, यहाँ एक लगा दिया कंडेंसर, और यहाँ पे एक लगा दिया आउटलेट का पाइप। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ से पानी बॉईल करना शुरू किया, पानी बॉईल किया, वेपर बने। जैसे ही वेपर बने, इलेक्ट्रोड्स ऑन कर दिए, इनसे बहुत बड़ा स्पार्क हुआ, जिससे 600 to 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन हो गया। गैसेस थी, सब कुछ हुआ। तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने चलने दिया, होने दिया कि ये ओरिजिनल अर्थ के ऊपर, प्राइमरी अर्थ के ऊपर ये कंडीशंस थी, और ये कंडीशन थी, और मिलियन ऑफ ईयर्स का टाइम था वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया, दे वेटेड फॉर 18 डेज, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व्ड आफ्टर 18 डेज। 18 डेज के बाद मिलर और यूरे ने क्या ऑब्जर्व किया, 18 डेज तक चलने दिया, इस अपरेटस को चलने दिया, कॉन्टीन्यूस स्पार्क होता रहा, कॉन्टीन्यूस वाटर वेपर यहाँ पहुँच रहे थे, गैसेस तो पड़ी ही हुई हैं इसके अंदर। तो और जितना कुछ भी यहाँ पे बन रहा था, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे था, यहाँ कंडेंसर इसलिए लगाया था कि वो धीरे 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 यहाँ पे अगर कुछ बन भी रहा है नई चीज़ें, तो वो इस कंडेंसर की हेल्प से कंडेंस होके और नीचे इस पाइप के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए। तो आफ्टर 18 डेज उन्होंने देखा कि यहाँ पे रेड कलर के रेजिड्यू, ये जो लिक्विड था ना, कुछ रेड कलर का उनको लिक्विड दिखाई देना शुरू हो गया। क्या दिखाई दिया उनको, रेड कलर का लिक्विड। और जब उस रेड कलर के लिक्विड की इन्होंने की बायोकेमिकल एनालिसिस, या सिंपली लिख दीजिए केमिकल एनालिसिस की, तो आपको पता चला वो क्या निकले। यहाँ पे 18 डेज के बाद जो यहाँ पे लिक्विड इकट्ठा हुआ, इसको टैप की हेल्प से जब उन्होंने निकाला और केमिकली उन्होंने उसको एनालिसिस किया, तो वो क्या निकले, दोज वर दी एमाइनो एसिड्स। क्या बन गए थे वो, एमाइनो एसिड्स बन गए थे। और कौन से एमाइनो एसिड, 3 एमाइनो एसिड उनको मिले। एक उनको मिला एस्पार्टिक एसिड, एक उनको मिला एलानिन, और एक उनको मिला ग्लाइसिन। 3 अमाइनो एसिड बेटा इस लिक्विड के अंदर बन गए।
तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि ओपरेन एंड हेल्डेन ने जो बोला दैट वाज ट्रू, कि अगर ये कंडीशंस उस प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर प्रेजेंट थी तो सच में कुछ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स बने। ये देखो अमाइनो एसिड्स बन गए, और अमाइनो एसिड के मिलने से फिर क्या बन गए होंगे आगे, पेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से कौन आ गए पिक्चर में, प्रोटीन्स आ गए, प्रोटीन तो बन गए। और अब इसी एक्सपेरिमेंट को बेटा फर्दर फर्दर कंटिन्यू करते रहे कौन, वो थे हमारे पास सिडनी फॉक्स, एक और मेंबर थे इसी एक्सपेरिमेंट को, सिडनी फॉक्स, सिडनी फॉक्स continued the experiment with HCN by adding, उन्होंने ना इसके अंदर HCN डाल दिया, और जैसे ही बेटा उन्होंने यहाँ पे HCN डाला ना, तो what he observed arginine formation, सॉरी आर्जिनिन नहीं, क्या लिख दिया मैंने, हाँ आर्जिनिन फॉर्म्ड। और आर्जिनिन क्या है, क्या है आर्जिनिन, क्या होता है बेटा, ए हो गया, यू हो गया, हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, सी हो गया, जी हो गया, ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन बेसिस। तो ये हमारे पास क्या बनने शुरू हो गए यहाँ पे, सॉरी आर्जिनिन नहीं, एडिनोसिन, एडिनोसिन, यहाँ पे क्या बन गया, एडिनोसिन। और एडिनोसिन क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस बन गया, और काफ़ी सारे और ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर शुगर्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बने हुए थे, कुछ फॉस्फेट ग्रुप भी शायद बन गए होंगे, तो वो सारे कुछ मिलने से यहाँ पे क्या बन गई, पहली बार किस चीज़ की एक संभावना हुई कि भैया न्यूक्लियोसाइड्स और उनके बाद न्यूक्लियोटाइड्स की भी फॉर्मेशन हो चुकी है। और न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है बताओ, पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल वो भी यहाँ पे बन गया होगा। तो सिडनी फॉक्स ने जब ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया तो उन्होंने देखा एडिनोसिन भी बन गया। एडिनोसिन मतलब एडिनोसिन नहीं लिखना चाहिए, मुझे इसको लिखना चाहिए एडेनिन, है ना, मैंने तो सीधा ही न्यूक्लियोसाइड बना दी है। तो क्या बन गया सबसे पहले, एडेनिन, एडेनिन मिल गया। एडेनिन क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस से एक इच्छा जगी ना कि शायद न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड भी बन गए, तो इन्होंने ये कंटिन्यू रखा एक्सपेरिमेंट, उसके बाद भी कंटिन्यू रखा, और उन्होंने क्या देखा, what he observed the formation of protobions। प्रोटोबायोन्ट्स क्या, जब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने फर्दर चलता किया, मतलब चलते रहने दिया, तो उन्होंने बहुत सारे क्या देखे, उन्होंने देखे एग्रीगेट्स। प्रोटोबायोन्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, या फॉर्मेशन को नहीं बोलते, सिंपली आप लिख लीजिए एग्रीगेट्स, कि फर्दर इसी एक्सपेरिमेंट में कुछ एग्रीगेट बनने शुरू हो गए थे। कुछ एग्रीगेट्स जो बने थे बेटा किस किस चीज़ से, जो बने थे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलने से, उनका तो उसने नेम रख दिया क्या, कोआ सर्वेट्स। कोआ सर्वेट्स किसने नेम रखा, ये ओपरेन ने। और कुछ जो एग्रीगेट्स बने बेटा, उन एग्रीगेट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स तो थे ही, प्रोटीन्स भी थे, और उनके साथ साथ लिपिड्स भी थे। कैसे बनाए उन्होंने, तो ये आर्टिफिशियली लैब के अंदर बनाए, तो हम इनको आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन उस वक्त ये बने होंगे क्योंकि इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा। तो जिसमें लिपिड भी आ गए, उनका नेम उन्होंने क्या रखा, उनका नेम रखा उन्होंने माइक्रोस्फीयर्स। माइक्रोस्फीयर्स क्यों बेटा, क्योंकि लिपिड के आने से उनका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ऐसा राउंडेड बॉडी की तरह, ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर बन गए, जिसकी वजह से उनको क्या नेम मिला, माइक्रोस्फीयर्स, स्फीयर लाइक थे वो, गोल गोल थे। तो ये जो माइक्रोस्फीयर और कोआ सर्वेट्स, अब कोआ सर्वेट्स को तो थोड़ा सा रूल्ड आउट कर दिया क्योंकि इनके पास लिपिड नहीं थे,
क्योंकि कोई भी हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ लिविंग चीज़, लिविंग चीज़ का मतलब मेम्ब्रेन भी बनेगी, सेल बनेगी। सेल की मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी होती है, उनमें लिपिड भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो है ही, लिपिड भी होने चाहिए। तो लिपिड जहाँ पे है तो लिपिड ये बन गया ना, तो ये वाला जो एग्रीगेट बनाना बेटा, इसको बोला गया प्रोटोबायोन्ट। और क्या थे ये प्रोटोबायोन्ट है, ये भी प्रोटोबायोन्ट है ये वाला, लेकिन ये वाला जो प्रोटोबायोन्ट बना है ना बेटा माइक्रोस्फीयर, इसको क्या बोला गया, इट वाज द प्रिकर्सर ऑफ फर्स्ट लाइफ। इसको प्रिकर्सर बोला गया कि भाई यहाँ से अब सेल बननी शुरू हो सकती हैं। यहाँ इसको आप ऐसे लिख लीजिए, इट वाज द फर्स्ट प्रिकर्सर ऑफ सेल, कि यहाँ से अब सेल बनने का कुछ चांस हमें लग रहा है। कैसे बनेगा, अब ये माइक्रोस्फीयर्स आ गए, अब माइक्रोस्फीयर तो आ गए, अब सेल में लिपिड आ गए, मेम्ब्रेन बन जाएगी, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सेल को लिविंग होने के लिए एक जेनेटिक मटेरियल की भी ज़रूरत है। अब जेनेटिक मटेरियल भी धीरे धीरे यहाँ पे बन ही रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक आ गई हमारे हाथ में कि वो जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो आरएनए होना चाहिए या डीएनए होना चाहिए। सबसे बड़ी गुत्थी, आरएनए होना चाहिए या डीएनए होना चाहिए, क्या बोलेंगे आप। हमने जो अभी तक चैप्टर पढ़ा है, पिछला चैप्टर में हमने ये एक लड़ाई लड़ी थी ना कि आरएनए वाज दी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, तो मैं आज भी यही बोलूँगी, आरएनए वाज दी फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, ये जितनी भी आज तक की रिसर्चेस हुए हैं, जो भी स्टडीज़ हैं, जो भी कंक्लूजन हमारे पास है, उनके बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं। और इसके फेवर में बहुत सारे हमने 4-5 पॉइंट वहाँ पे पिछले चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लिखे भी थे स्टार्टिंग में, जहाँ पे आपको पढ़ाया था आरएनए वर्ल्ड। क्यों, सबसे पहले तो क्या है ये, इट इज हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो मैडम जेनेटिक मटेरियल क्यों बना दिया, उस वक्त बढ़िया जेनेटिक मटेरियल यही था, डीएनए होता तो शायद एवोल्यूशन नहीं होती। क्योंकि एवोल्यूशन का मतलब क्या है, चेंजेस 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 किस में आएंगे, जो अनस्टेबल होगा। तो अगर आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, और आरएनए क्या था, अनस्टेबल था, अनस्टेबल चीज़ के अंदर क्या होती रहती है बेटा, कॉन्टिन्यूसली म्यूटेशंस होती रहती हैं, एंड म्यूटेशन लीड्स टू दी एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन हुआ है, इसका मतलब डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, डीएनए वाज क्वाइट स्टेबल, इज क्वाइट स्टेबल, इज है ना, तो आरएनए तो स्टेबल नहीं है, तो एवोल्यूशन हुआ है तो कोई अनस्टेबल चीज़ ही पड़ी होगी एज जेनेटिक मटेरियल सेल्स के अंदर, तो आरएनए। दूसरा, आरएनए आल्सो एक्ट एज द एंजाइम्स, और इसके बहुत सारे मैंने एग्जांपल आपको दिए थे। एंजाइम में एक एग्जांपल हमने दिया था ना, राइबोजाइम, व्हेन आरएनए इटसेल्फ एक्ट एज द राइबोजाइम। स्प्लाइसिंग के टाइम पे यही काम करते हैं ना, स्प्लाइसिंग के टाइम पे राइबोजाइम कुछ प्रोटीन्स के साथ मिलके, जिनको हम स्नर्प्स बोलते हैं, स्नर्प प्रोटीन्स। तो ये सारा कुछ हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर ये लड़ाई भी आ जाए कि डीएनए और आरएनए में से कौन पहला जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, डीएनए तो बाद में आया है, आरएनए की मॉडिफिकेशन से बना है, तो आरएनए वुड बी दी, या आरएनए कुड बी दी जेनेटिक मटेरियल ऑफ दैट टाइम। ठीक है, तो आरएनए उस वक्त आया होगा, तो ये है जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे पास एक तरह से क्या आ गए बेटा, प्रोटोबायोन्ट्स आ गए। फिर क्या हुआ होगा, अभी ये हिट्रोट्रॉफ की जर्नी की तरफ हम चल पड़े हैं, तो हमारे पास एक तरह से क्या बन चुके हैं, प्रोटोबायोन्ट्स। क्या थे प्रोटोबायोन्ट्स, प्रिकर्सर ऑफ लिविंग सेल्स। तो ये प्रिकर्सर बन गए। अब ये प्रोटोबायोन्ट्स के साथ जब आके जुड़ गया जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि प्रोटोबायोन्ट तो किस चीज़ के बने हुए थे बताओ, लिपिड के, कार्बोहाइड्रेट के और प्रोटीन के। यहीं पे देखो अभी पीछे ही तो लिखा है, प्रोटोबायोन्ट्स जो थे, ये भी प्रोटो हैं पर इनको हम नहीं पूछ रहे, क्योंकि यहाँ पे इनमें लिपिड भी है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, इन तीनों के मिलने से बने, और उसके साथ जब जेनेटिक मटेरियल भी लग गया तो ये थोड़े बेटर हो गए, पहले से थोड़ी एवोल्यूशन हो गई, और ये बन गए बेटा ईओबायोन्ट्स। और ईओबायोन्ट्स से फिर क्या हुआ, ईओबायोन्ट्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी आ गया। अब क्या हुआ, बोलो क्या हुआ होगा आगे, कुछ भी नहीं हुआ होगा, पहला हेट्रोट्रॉफ बन गया होगा। क्यों मैम हेट्रोट्रॉफी क्यों बना होगा, क्योंकि बेटा अर्थ के ऊपर इतना सारा ऑलरेडी रॉ मटेरियल प्रेजेंट था, अर्थ के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट थे, तो सबसे पहले कौन बने होंगे, कीमो ओटो
कीमो ऑटोट्रॉफ्स होने चाहिए, सबसे पहले बने हेटेरोट्रॉफ। यहाँ से क्या बन गए? हेटेरोट्रॉफ्स। क्यों बने? क्योंकि अबंडेंट ऑफ फूड मटेरियल वाज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, उन्हें खुद खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे रीज़न लिख देती हूँ, बिकॉज abundant food was available on earth। इतने सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पड़ा हुआ, ये पड़ा है, वो पड़ा है, तो उनको सन से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो नो नीड टू टेक एनर्जी फ्रॉम सन टू मैन्युफैक्चर फूड। तो खाना बनाने के लिए सन से एनर्जी लेने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो खाना ऑलरेडी पड़ा था, तो कौन सी लाइफ फॉर्म सबसे पहले ओरिजिनेट हुई होंगी? हीट्रोट्रॉफ। हीट्रोट्रॉफ के बाद धीरे धीरे क्या ओरिजिनेट हुए होंगे बेटा? इनसे ओरिजिनेट हुए होंगे कीमो ऑटोट्रॉफ्स, कि उन्होंने केमिकल से धीरे धीरे एनर्जी लेनी शुरू की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। और कीमो ऑटोट्रॉफ्स के बाद अल्टीमेटली बेटा पैदा हुए होंगे ऑटोट्रॉफ्स। इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस हुई होंगी टाइम के साथ, जो है फूड की रिक्वायरमेंट बड़ी होंगी कि भैया आप केमिकल भी अवेलेबल नहीं है, तो आप सन की एनर्जी को किसी तरह यूटिलाइज करके खाना बनाओ, तो वहाँ से ओरिजिनेट हुए होंगे ऑटोट्रॉफ्स। और पहले ऑटोट्रॉफ्स कैसे होंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक, ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक। और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम और क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो पहले जो ऑटोट्रॉफ अर्थ के ऊपर आए होंगे वो साइनोबैक्टीरिया लाइक आए होंगे। और यहाँ से अब हुआ क्या? जैसे जैसे ऑटोट्रॉफ्स आए हैं, ऑटोट्रॉफ के आने से क्या हो जाएगा बेटा? ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होने से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द इन्वायरमेंट। जैसे जैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बढ़ा, ऑक्सीजन एडअप होती चली गई हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। और इन्वायरमेंट जो है रिड्यूसिंग से कैसा बन गया बेटा? अब इन्वायरमेंट कैसा बन गया? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट। पहले कैसा था अर्ली इन्वायरमेंट? अर्ली इन्वायरमेंट कैसा था? कैसा था भाई? कैसा था? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन थी ही नहीं। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रिड्यूसिंग नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग है। हाई टेम्परेचर था, अब ऑप्टिमम टेम्परेचर है। सिर्फ इतनी ही चीज़ें अवेलेबल थी, अब दुनिया भर के मिनरल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंडर बहुत कुछ प्रेजेंट है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब हमें इसका क्या करना? अब तो आ गया, अब तो लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो मेन कंडीशंस थी ना, ये अब चेंज हो चुकी हैं ऑन दी लाइफ। तो इस तरह से बेटा अब ये कुछ थ्योरीज दी गई थी कि इस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई। और सबसे डिटेल में आपको पढ़ाई गई ओपरेन एंड हेल्डेन की। क्यों पढ़ाई गई? क्योंकि बेटा इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी। क्योंकि इसके पीछे देखो हमने सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट मिलर एंड यूरे ने करके उसको कुछ हद तक ठीक भी प्रूव कर दिया कि हाँ दे आर सेइंग राइट, ऐसा हुआ है। क्योंकि ऐसा एक्सपेरिमेंट में हो रहा है तो रियलिटी में भी हुआ होगा और उससे कहीं बढ़ चढ़ के ही हुआ होगा। तो इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंसी मिली उस वक्त। तो अब एक थोड़ा सा छोटी सी समरी है कि एक्चुअल में लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। इन लोगों ने क्या कहा था? ए बायोजेनेसिस फर्स्ट बट बायोजेनेसिस एवर सिंस। उसका मतलब पहले लाइफ कहाँ से आएगी? केमिकल एवोल्यूशन से। मैंने केमिकल एवोल्यूशन से स्टार्ट किया था ना बेटा। अब केमिकल एवोल्यूशन हो गई और ओरिजिन ऑफ हेटेरोट्रॉफ से हमारे पास क्या शुरू हो गई? ए बायोजेनेसिस। ये बायोजेनेसिस समझ रहे हो? ये जो इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं इनसे अब लाइफ बननी शुरू हो गई। ये जितना भी कुछ पढ़ाया था ये सब कुछ हमने किसके अंडर पढ़ा? केमिकल एवोल्यूशन। केमिकल एवोल्यूशन के अंदर ये सारा कहाँ तक का सफ़र? पहला प्रोटोबायोंट बनने तक का सफ़र था केमिकल एवोल्यूशन में। और उसके ऑनवर्ड्स क्या स्टार्ट हो गई? बी, ए बायोजेनेसिस। ये सारा है ए बायोजेनेसिस की लाइफ आ गई अब, बट फ्रॉम दी नॉन लिविंग मैटर। तो पहले फ्री एटम्स थे ऑक्सीजन के अर्थ के ऊपर, वो कंबाइन हुए, उनसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे सिंपल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे उनसे कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक। ये होने चाहिए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और ये न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो आरएनए डीएनए आ गए, इन सब के मिलने से क्या बन गए? कोआसर्वेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। और कोआसर्वेट या माइक्रोस्फीयर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं बेटा प्रोटोबायोन्ट्स।
प्रोटोबायोन्ट्स, और प्रोटोबायोन्ट्स से हमारे पास क्या बने, ईओबायोन्ट्स। ईओबायोन्ट से, मैंने ईओबायोन्ट लिखा है, पता नहीं यूबायोन्ट ना लिख दिया हो, उससे हमारे पास बनी फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स। और फर्स्ट प्रिमिटिव सेल का मतलब क्या है, लाइफ हैज़ बीन ओरिजिनेटेड। ये लो, लाइफ आ गई पिक्चर में। तो समझ में आ गई। तो हमने इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग की गुत्थी थी कि यूनिवर्स कैसे बना, अर्थ कैसे बनी और अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी, अभी सिर्फ हमने वो पार्ट डिस्कस किया है। अभी तो सिर्फ डिस्कस किया है, थ्योरीज पढ़ी हैं, कुछ हाइपोथेसिस पढ़े हैं। अब हमें देखने हैं कि किस बेस पे हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी बुक के अंदर क्यों डाल दिया, कौन मान रहा है। अब इन्हीं की सपोर्ट में ना हम आने वाले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कुछ एविडेंसेस पढ़ेंगे इन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए, कि देखो ये कुछ एविडेंसेस हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल वॉसिल जो हम लेके आएंगे उनसे, कुछ और मतलब बहुत सारे 4-5 टाइप के एविडेंसेस हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, एनाटॉमिकल एविडेंसेस हैं। उन सारी तरह के एविडेंसेस को हम पढ़ाएंगे इस चीज़ को ठीक प्रूव करने के लिए कि देखो हाँ एवोल्यूशन हुई है और ऐसे हुई है और इसकी सपोर्ट में ये एविडेंस हमारे पास हैं। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल ट्राई टू कवर अप ऑल दीज एविडेंसेस वन बाय वन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।